भागों में बटा हुआ है और उन्होंने नंबर भी बता दिया हम किससे कितने नंबर पूछेंगे। नाम है कॉरपोरेट एंड अदर लॉज। $100 मार्क्स का पेपर ये भी है और भैया 40 नंबर मिनिमम लाना है। और सावधान, अकाउंट में 40 बोल रहा तो ज्यादा जोर नहीं दिया मैंने, क्योंकि अकाउंट में तो जिसे देखो वही 50-60 लेके घूम रहा होता है, लेकिन इसमें जिसे देखो वही 30-32 लेके घूम रहा होता है। अगर फर्स्ट ग्रुप में बच्चे फेल होते हैं या एग्रीगेट की कमी आती है तो उसका एक ही कारण है। वो कौन सा कारण है? ये लॉ। इसलिए नहीं कि इसमें बच्चे फेल होते क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, मेरा दोस्त नहीं है। पूरे इंडिया के लॉ के जो टीचर पढ़ाते हैं सब ठीक ही पढ़ाते हैं, बट फिर इसका नेचर कुछ ऐसा है कि बच्चे इसकी अंतरात्मा को समझ नहीं पाते। फाउंडेशन में भी आपको पता ही होगा, मैक्सिमम बच्चे वही लुढ़कते हैं। तो ये खानदानी प्रॉब्लम है, तो इसको दूर करने की जरूरत है। सिलेबस बेटा 2 भागों में बटा हुआ है, साफ साफ एकदम फर्स्ट पेज ऑफ स्टडी मटेरियल में देख रहा हूं, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि देखो भाई, जो आपका कंपनी लॉ है और उसी का एक भाई आजकल आ गया है एलएलपी। हालांकि मैं उसे अदर लॉ ही मानता हूं, लेकिन फिर भी आप एलएलपी मान लीजिए। ये इन्होंने बोला है कि हम 70 नंबर का पूछेंगे। वैसे इसके बाद कुछ बचता नहीं है। अदर लॉ में इन्होंने 3 बातें कही है। 30 नंबर का बता रहे हैं ये कि हम 30 नंबर का आपसे पूछेंगे, बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट है नहीं। जनरली इसमें 30 नंबर से थोड़ा कम आता है और इसमें 70 नंबर से थोड़ा ज्यादा ही आ जाता है। इसमें एक है जनरल क्लॉज एक्ट, एक है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। ये एक्ट नहीं है, ये एक्ट को कैसे पढ़ा जाए उसके लिए है। और एक है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो 30 नंबर इन्होंने लिखा है, लेकिन ये 30 से कम आता है और ये 70 से ज्यादा। इसको अगर हम देखें तो कंपनीज एक्ट है और एलएलपी है। असल में इन्होंने एक साथ इसलिए रखा है कि दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही कंपनी लॉ एलएलपी दोनों ही एक जैसे हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मोटे तौर पे अगर हम देखें तो 10 नंबर का बेटा ये होता है और 60 नंबर का ये होता है। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। फाउंडेशन में 3 ही एक्ट थे ना कि 4 थे? कॉन्ट्रैक्ट मैंने सुना है फाउंडेशन में था, और क्या क्या था? सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, पार्टनरशिप था, कंपनीज एक्ट भी था, एलएलपी भी था, नेगोशिएबल था। फिर तो ठीक है, 6-7 एक्ट वहां भी थे, है ना? 6-7 एक्ट मिला के 100 नंबर। तो यहां भी काउंट कर लीजिए, 5 मिला के 100 नंबर, कोई बुरा नहीं है। लेकिन फर्क बस ये है, ये थोड़ा लेंदी है। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 148 तक अगर हम चैप्टर वाइज बात करें तो बेटा 11 चैप्टर्स तो इसी के हैं। और 11 चैप्टर्स में 60 नंबर कोई ज्यादा नहीं है। आपको पता होगा, इसमें भी पेपर थोड़ी देर में बताऊंगा, 4 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर ऐसे ही आता है। इसमें 14 नंबर का क्वेश्चन कोई नहीं आता। खैर उसके बारे में बात करेंगे। और ये तीनों मिला के ये कह ही रहे हैं कि भाई हमारा 30 नंबर है। तो देख लीजिए, ये भी 10 नंबर। हालांकि ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 10 की वजह 7 भी हो सकता है, दूसरा 13 भी हो सकता है, बट ये है जी कहानी। टोटल यही पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम की जहां तक बात है तो देखिए, ये बुक जो आपको मिली है, इस बुक के अंदर जनवरी 2026 का क्वेश्चन है। आप निकाल के देखिए, फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा। एक आइटम से तो आइडिया लग ही जाता है कि क्या जनवरी 2026 से नया तो कोई नहीं है ना भाई। मई का पेपर है किसी के पास? मई 26 वाला है? होगा तो दे देना, मैं बच्चों को दे दूंगा। तो देखो, लेटेस्ट एकदम ये असाइनमेंट है। जनवरी 2026 से मैं आपको क्या बोलता हूं, एग्जाम पैटर्न समझाता हूं। सफर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कैसे करना है। चलिए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं,
जो जनवरी 26 का वही हमेशा होता है। देखिए क्वेश्चन 1 जैसे आप सब जानते हैं हमेशा होता है कंपल्सरी, और बल्कि मैं ऐसे लिखता हूं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, भी ज्यादा बेहतर होगा। सब्जेक्टिव 30 नंबर का होता है प्यारे बच्चों ये, और 70 नंबर का ये होता है। 30 में फिर वही बात, 15 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर वाले। इसमें ऑब्जेक्टिव है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव लगता है चैप्टर वाइज उन्होंने डाल दिया, इसमें देना भूल गए हैं। वो हम दे देंगे, आपको अलग से दे देंगे। 2 सिनेरियो वाला होगा जिसमें 5 नंबर मतलब 5 क्वेश्चन और 5 इंडिपेंडेंट होगा। 2 सिनेरियो वाला और 5 इंडिपेंडेंट। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, 15 ऑब्जेक्टिव है। ठीक से करें तो पूरे 30 नंबर इसमें लाए जा सकते हैं, और बच्चे लाते भी हैं। जरूर चैलेंजिंग है, अगर चैलेंजिंग नहीं होता तो फिर सब लोग ला देते, लेकिन लाया जा सकता है अगर हम बारीकियों का ध्यान दें। हां, रही बात इसकी, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, आप समझ जाएंगे। 6 क्वेश्चन है जिसमें से एक आप क्वेश्चन किस में छोड़ सकते हैं? ऑप्शन में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। आप गौर से देखिए, कहने को 6 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन A + B + C है। हर क्वेश्चन कैसे? 5 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर। तो टोटल 11, 5, 15 चैप्टर हैं, और 5 तीर का 15 क्वेश्चन। इसका मतलब मान के चलिए हर चैप्टर से क्वेश्चन तो आना ही है। मैं देख रहा हूं वही 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4, बल्कि एक में तो और ऊपर चला गया। एक में 5 को 3 और 2 में बांट दिया, ठीक है कि नहीं? यही सीक्वेंस इनका होता है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, केस बेस होता है। थ्योरी का एज सच कम ही आता है कि फलाना प्रोविजन लिखो। जैसे आपने तो लॉ पढ़ा, आपसे क्या मतलब बात करनी है कि भाई कोई जिस नेगोशिएबल है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, यहां नहीं आता। या डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट आपने फाउंडेशन में शायद याद भी किया होगा, या होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है आपने याद किया होगा। यहां इसकी जरूरत नहीं है, यहां सिचुएशन देगा और सिचुएशन के बेसिस पे आपको सॉल्यूशन लिखना है। चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर 1 से ही क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे। हमारी तरफ से क्या होगा, क्लासेस का बता देता हूं। 110 क्लास होगी, क्योंकि मैंने बताया था शाम में 6.5 महीने में 160 क्लास होती है। 50 क्लास आप एसएम कॉस्टिंग वगैरह के निकाल भी दीजिए तो भी 110 क्लास 1.5 घंटे की एकदम हल्की फुल्की क्लास, बोर होने से पहले क्लास खत्म हो जाएगी। 165 आवर्स बनते हैं, आराम से 80 से 100 क्लास में पेपर खत्म हो जाएगा, और बाकी समय हम लोग थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस या रिवीजन या जो भी कहें कर लेंगे। ये मैक्सिमम टाइम लगना है, ज्यादा टाइम लगने का लॉ में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब टाइम यही रहेगा, टाइमिंग रहेगा हमेशा 3 से 4:30। इसके बाद आप खुद ही निकल भागेंगे, हम भी निकल भागेंगे, और इतना सफिशिएंट होता है इसके लिए। लॉ की बड़ी क्लास ही थोड़ी थकाऊ हो जाती है, बाद में समझ नहीं आता। यहां बोर होने से पहले क्लास खत्म। क्लासेज रेगुलर होगी, कैसे होगी थोड़ा ये भी बता दें। देखिए, ये देखिए, ये तकरीबन सब हम मान के चलते हैं 6-6 क्लासेज लेंगे। ये आपके वॉल्यूम 3 में दिया गया है, तो 1 महीने के अंदर ये खत्म हो जाएगा। और यहां चूंकि 11 चैप्टर है, तो 11 गुने 6 66 क्लास में। कुछ छोटे भी हैं, 3-4 क्लास होने वाले भी हैं, कुछ 7-8 क्लास वाले से। ऑडिट बड़ा है, मैनेजमेंट बड़ा है, शेयर कैपिटल बड़ा है, और एक चैप्टर है अकाउंट्स, वो भी बड़ा है।
तो वो 7-8 दिन लेगा, लेकिन छोटे वाले भी हैं, प्रोस्पेक्टस, इनकॉर्पोरेशन, चार्जेज, वो 3-4 क्लास वाले भी हैं। तो इस तरह से डिपोजिट्स, क्या डिविडेंड, वो सब छोटे हैं, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। तो यही टोटल है, देख लीजिए 66 और 24 कितना होता है? 92 होता है ना? हाँ, 66 और 24 90 होता है, पूरा 90 होता है। लेकिन मैंने प्रूडेंट अकाउंटेंट के तहत 110 कहा है, हो जाएगा उसके पहले, इससे ज्यादा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। मेरी तरफ से 3 चीज मिलेगी। एक तो ये बुक मिलेगी आपको, कहां गया, एक है मेरे पास, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। हाँ, ये स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन A to Z इलस्ट्रेशन वाइज, स्टडी मटेरियल के पीछे जो दिए रहते हैं क्वेश्चन आंसर, वो सब भी, अंदर इलस्ट्रेशन दिया होता है वो सब भी, और पिछले 7-8-10 अटेम्प्ट का, बल्कि ज्यादा ही 12-13 अटेम्प्ट का 2018 से सारे क्वेश्चन और उसका सजेस्टेड आंसर वाला आंसर। लेकिन ये 2 तो मैंने एक जगह रख ही दिया। मेरी तरफ से इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है कि ये एज इट इज स्टडी मटेरियल में जैसा सीक्वेंस है वैसा नहीं है, ये सेक्शन वाइज छांटा हुआ है। सेक्शन वाइज छांटने से क्या फायदा है कि आपका रिवीजन बहुत बढ़िया होगा। हर सेक्शन का आप एक एक क्वेश्चन भी देख के जाएंगे तो सेक्शन आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। जैसे देखिए 148 सेक्शन है, 148 का एक एक भी देख के जाएंगे तो 148 ही देखना पड़ेगा ना, ऐसे तो 400 है, 500 है क्वेश्चन। ऐसे ही पार्टनरशिप और जनरल क्लॉज एक्ट और फेमा वगैरह में भी यही मदद आपको मिलेगी। जो रिपीटेड क्वेश्चन है आप छोड़ भी सकते हैं बाद में। और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट की बुकलेट जो मैं क्लास में आपको लिखवाता हूं, वो भी स्पाइरल फॉर्मेट में आपको मिलेगा। वो भी तैयार नहीं, इसीलिए आपको नहीं मिला। कंपनी एक्ट का तैयार हो गया, अदर लॉ का अभी तैयार नहीं है, इसीलिए नहीं मिला। तो वो आपको एक अलग से मिलेगा। टोटल यही 3 किताब है। इसी को आप मेरे साथ पढ़िए 6 महीने, 6 महीने तो नहीं लगेगा, तो 4 ही 4.5 महीने, लेकिन मान के चलते हैं सब 6 महीने पढ़िए, 6.5 महीने। 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कीजिए। हर संडे टेस्ट होगा, टेस्ट में मैं लॉ का क्वेश्चन पूछूंगा। मैं टेस्ट ऐसे लेता हूं बेटा, अकाउंट के साथ लॉ भी लूंगा। जैसे अकाउंट के एक चैप्टर में पढ़ा रहा हूं आपको, इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया, कल फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगा, परसों एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, 5वें रोज एस पढ़ाऊंगा 1, फिर एस 2। तो एक हफ्ते में 3-4 चैप्टर खत्म हो जाएगा अकाउंट का, छोटे छोटे है ना वो। और इसमें LLP खत्म हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि सैटरडे की नाइट पार्टी ऑल नाइट नहीं होनी चाहिए, संडे पार्टी करिएगा। सैटरडे की नाइट तक बढ़िया से रिवीजन भी थोड़ा करके, और संडे को जब क्लास करने आप आएंगे, और जरूर आएंगे, जब आप क्लास करने आएंगे तो उस समय आप मुझे 3-4 चैप्टर जो छोटे छोटे अकाउंट में खत्म होंगे, और इसमें एक चैप्टर जो LLP खत्म होगा, इन दोनों का टेस्ट भी लिख के दिखाइए कि आपने क्या समझा। उससे मेरी भी मदद होगी कि मैं आगे कैसे आपको पढ़ाऊं, और आपकी भी मदद होगी कि आप कैसे पढ़ें, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो एग्जाम का क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, अपने तरफ से बना के नहीं दूंगा, एकदम एग्जाम का पूछूंगा। ऑल्दो पढ़ाया वही होगा, एग्जाम का तो मैं कवर करा ही दूंगा क्लास में, पढ़ाया ही होगा, लेकिन वही चीजें आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं, ये आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसीलिए संडे में टेस्ट लेता हूं, किसी बाने हो जाता है क्लास टेस्ट ना, कई बार छूट जाता है, टीचर परेशानी में रहता है, मुसीबत में रहता है, छूट जाता है, कोर्स कंप्लीट कराने के चक्कर होता है। संडे तो खाली है, खलिया हमारे यहाँ बोलते हैं भोजपुरी में, खलिया है, तो खलिया है तो टेस्ट ही दे दीजिए। ठीक है, यही सीक्वेंस रहेगा। तो अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सबने देख लिया। क्लासेज में बता देता हूं, मंडे से सैटरडे होगी, मंडे टू सैटरडे, संडे नहीं होगा, और टेस्ट ऑन संडे। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग पहले ये LLP और अदर एक्ट पढ़ेंगे। छोटे छोटे एक्ट हैं, खत्म हो जाएगा। फिर कंपनीज एक्ट एक पूरी कहानी के तौर पे पढ़ेंगे। सितंबर वाले बच्चों का कंपनीज एक्ट खत्म हो गया है, एक चैप्टर बाकी अकाउंट हो जाएगा,
तुम्हें नहीं मिला था क्या तुम्हें? अच्छा, तो हम लोग पहले अदर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कंपनी जैक पढ़ेंगे। ठीक है, इस बैच में 2 बच्चे हैं, एक सितंबर वाले हैं और एक जनवरी वाले हैं। सितंबर वालों का अदर एक्ट बाकी है, वो अदर एक्ट करके टाटा बाई बाई चले जाएंगे और बाकी हम लोग क्लास करते रहेंगे। चलें शुरू करें अब, आइए। इसको रखते हैं अभी साइड में, अभी बेटा इसकी जरूरत नहीं है। यह है बेटा आपका एक्ट। एक तो ये पढ़ना है और एक ये पढ़ना है। जरूरत नहीं है, लेकिन रेफरेंस के लिए आप चाहे तो खरीद सकते हैं, खरीद लें तो ठीक ही है। ये वाला तो फाइनल में भी काम आएगा, कंपनी जैक, और बाकी इट्स ओके और रेफरेंस के लिए। ना खरीदे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं लाइन बाय लाइन लिखवाता हूं और फिर हम लोग समझते चलेंगे। मर्जी आपकी है। मैं जब था तो मैंने तो खरीद लिया था, मुझे अच्छा लगा था। किताबें रियल फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब याद नहीं रहता, रिटेन नहीं रहता, कॉपी और किताब रिटेन रहता है। और एग्जाम में जानने का नंबर नहीं है, एग्जाम में लिखने का नंबर है। तो किसी का भी खरीद लीजिए। क्या प्राइस होता होगा मुझे नहीं पता, प्राइस क्या होता होगा। कंपनी जैक 495 है तो 30% डिस्काउंट तो देता ही होगा। और पार्टनरशिप पैक कहां गया? पार्टनरशिप पैक का दाम नहीं मिल रहा मुझे। ये लोग दाम नहीं लिखते हैं क्या, फ्री देते हैं क्या? ये जो भी है थोड़ा बहुत होगा ही, 100-200 होगा ही। साइड करते हैं। तो क्या बेटा नाम है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। मैं बहुत सारे टीचर्स टॉपर्स में पढ़ाते थे और वैसे भी बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं लोग, तो मैं देखता हूं कि सब लोग पहले 2-3 दिन तो यही लगाते हैं लॉ कैसे बनता है। नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज है, एग्जाम के लिए 0, हमारे वो किसी काम का नहीं है। बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे ही देता हूं। आप सब जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी में जहां भी लॉ बेस्ड शासन है, एक तो होता है किसी तानाशाह का शासन। आपने फिल्म देखी है बाहुबली, तो उसमें तो यही है कि मेरा वचन मेरा शासन, मतलब मैंने जो बोल दिया वही कानून है भाई, वही सही है। तो जब हमारे देश में रजवाड़े होते थे, सब स्वतंत्र थे, रजवाड़े होते थे, चाहे वो 10 किलोमीटर का हो, चाहे 200 किलोमीटर का, चाहे 2000 किलोमीटर का। तो उसमें क्या था, राजा साहब ने जो बोल दिया वो कानून है। बाकी राजा साहब भी समाज में रहते थे, तो समाज में कुछ नॉर्म्स होते थे, तो वो बताने के लिए वहां पे मंत्री लोग या पुरोहित लोग होते थे, वो लोग थोड़ा हेल्प करते थे राजा साहब को। राजा साहब कई बार अपनी डेलीगेटेड ऑथोरिटी देते थे कि चलो भाई ये दंडाधीश बना देते हैं, ये अपना छोटे मोटे मामले समझाएंगे। और उनको एक ब्रॉड गाइडलाइन होता था जो कई बार ओरल भी होता था। तो उस तरह से समाज चलता था। फिर उसके बाद सल्तनत आया 1192 के बाद। अब सल्तनत जब आया तो वहां पे जो सुल्तान थे, बादशाह थे, फिर उनका शासन था। वो जिसको मर्जी जमीन में गाड़ दें, जिसको मर्जी राजा बना दें, सामंत बना दें, जमींदार बना दें। बट फिर वही सोशल नॉर्म्स तो होता ही था, उन्हीं के सहारे देश ठीक ही चलता था, कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी। फिर आए अंग्रेज। 1757 में उन्होंने प्लासी का जीता। लेकिन प्लासी जीतने से पहले आपको पता होगा 16वीं शताब्दी में एक खास बात हुई थी। ठीक 1600 ईस्वी में ब्रिटिश की एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बना था
अब ईस्ट इंडिया जो कंपनी बना था वो वहां के राजा के चार्टर्ड के बेसिस पे बना था। चार्टर्ड मतलब उनके राज्य, क्या बोलेंगे उसके, अध्यक्ष, उसके बेसिस पे बना था। तो वहां कुछ रिटेन चीजें भी थी कि भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, कैसे चलेगा, कैसे बनेगा। प्लस जिन्होंने उसमें पैसा लगाया था, व्यापार है तो पैसा तो लगाएंगे कुछ लोग, तो जिन्होंने पैसा लगाया था वो भी चाहते थे कि भाई हमारी राइट्स एंड ड्यूटी तय कर ली जाए। कंपनी का तो उधर ही जन्म हुआ, तो कंपनी के फॉर्मेट में बना था। और आपको पता ही है कंपनी में कुछ ना कुछ मेमोरेंडम एसोसिएशन टाइप का कुछ ना कुछ होता ही है। अब तो ज्यादा क्लियर होता है, लेकिन उस जमाने में भी था। आज से 450 साल बरस पहले की बात बता लीजिए। तो वो जब आए ना, तो वहां पे थोड़ा सा रिटेन डीड लेकर आए वो। तो उनको एक आदत हो गई, क्योंकि वहां प्रॉब्लम क्या थी, वहां मेंबर कोई और था, मालिक कोई और था कंपनी में, और चलाने वाले कोई और थे, मैनेजर थे चलाने वाले। मालिक तो वहां के बड़े जमींदार लोग थे, वो थोड़ा ना समुद्र से चल के अनजान देश में जाएंगे जहां पे डर है कोई मार दे, मर मुरा जाए, कुछ भी हो जाए। तो व्यापार के लिए तो हमेशा नौकर चाकर कोई भेजते थे, मैनेजर कोई भेजते थे। तो उनके मैनेजर ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ध्यान दे रहे हैं, इस बात के लिए वहां एक रिटेन चार्टर्ड था। आपको पता है 17वीं शताब्दी तक ईस्ट इंडिया कंपनी चूं भी नहीं बोली। व्यापारी के तौर पे आराम से अपना मुंबई, मद्रास उस समय कहा जाता था, और कोलकाता, इन तीनों जगह पे उन्होंने अपना करा और वहीं पे फैक्ट्री वैक्ट्री खोल के अपना काम करते रहे। समय बीतता गया, मुगल वंश कमजोर पड़ा और मराठे उस वैक्यूम को भर नहीं पाए। वो साउथ इंडिया सेंट्रिक रह गया, उन्होंने कभी नॉर्थ का सोचा ही नहीं। नतीजा, पूरे देश में एक केंद्रीय सत्ता की कमी आई। छोटे छोटे और बड़े कमजोर लोग थे। इसी बात का, चूंकि वो लोग पढ़े लिखे थे तो परिस्थितियां भाप जाते थे। हमारे राजा महाराजा पढ़ते लिखते तो थे नहीं, दिन भर खाली लड़ाई थी बकैती के चक्कर में रहते थे, नाच नाचो, गाना गाओ, शायरी करो, यही करते थे। तो उन्होंने समझ लिया कि इनको आपस में लड़वा के हम बड़े आराम से पूरे देश पे कब्जा कर सकते हैं। और उन्होंने पलासी, नाम सुना होगा आपने, पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हरा दिया। और हराने के बाद एकदम से उनके पास बंगाल और बिहार, उस समय बिहार भी बंगाल ही था, बिहार और बंगाल पूरे क्षेत्र का उनको दीवानी सिविल राइट्स मिल गया। राजा तो कोई और ही थे, लेकिन उनको शाह आलम थे यहाँ पे। चूंकि वो कमजोर थे, अंग्रेजों ने बोला बेटा तुम गड़बड़ी करो तुम्ही को पकड़ लेंगे। तो उन्होंने कहा ना कोई बात नहीं, करो करो, हमें कुछ पैसा देते रहना। तो पूरा बंगाल और क्या बोलते हैं बिहार जो यूनाइटेड था उस समय, पूरा उसका सिविल राइट, इवन बांग्लादेश भी सिविल राइट दे दिया लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने का। अब एकदम से पावर आ गई। व्यापारी लोग का काम ये थोड़ा होगा, व्यापारी लोग माल बना के बेचना होता है। वो व्यापारी बनते बनते राजा बन गए। ये बात इंग्लैंड में पता चली लोगों को, राजा को पता चला। अब राजा ने देखा कि भाई ये तो काम खराब हो जाएगा, तो उन्होंने उनके ऊपर रेगुलेशंस बनाने शुरू किए। हर 10 साल पे मान के चले रेगुलेशंस आता ही था। धीरे धीरे उन रेगुलेशंस के अंदर, क्योंकि देखो प्रजा भी है ना भाई, खाली व्यापारी तो है नहीं, प्रजा है, उसके अंदर इंसाफ की बात होने, लड़ाई झगड़े होने हैं, अपना राज्यपाट बचाना भी है। तो समय समय पे वो रेगुलेशंस लाते गए और ऐसा थोड़ा ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन 1857 में जब पहली लड़ाई आपने पढ़ा होगा, स्वतंत्रता लड़ाई, मंगल पांडे, रानी झांसी, इन लोगों ने जब विद्रोह का झंडा लहराया, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ले ली गई। और आपको पता है वहां के क्वीन जो थी उस समय, उन्होंने अपने अंदर सारी पावर ले ली और कहा कि हम डायरेक्ट रूल करेंगे अब इंडिया के ऊपर। इंडिया को सीधे वहां के राजा या जो भी कहो, वहां का जो क्राउन था उसके नीचे कर दिया गया। अब मामला और जटिल हो गया। एक तो बहुत बड़ा राज्य, ऊपर से बीच का जो लेयर था व्यापारी वो हट गया सीधे राजा के अंदर। तो उन लोग के यहां रिटेन चलता था। तब यहां से अब रिटेन कानून कायदे आने शुरू हुए। बनता वही था, लेकिन यहां आना शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने भी देखा कि भाई हम इंडिया की छोटी मोटी बातों के लिए पार्लियामेंट में काहे को डिस्कशन करें, राजा क्यों परेशान हो। तो उन्होंने थोड़ी सी पावर यहां भी डेलीकेट कर दिया। आपने सुना होगा काउंसिल होता था इंडिया में, वायसराय जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, है कि नहीं। तो वो समझिए राष्ट्रपति टाइप के थे या
चीफ मिनिस्टर टाइप के, प्रधानमंत्री टाइप के थे, और उनके अंदर में काउंसिल था। तो छोटी मोटी चीजों के लिए लॉ यही बनने लगा, लेकिन वो लॉ राजा और बादशाह के तरीके से अलग था, वेल डिफाइंड था कि गवर्नर जनरल क्या कर सकते हैं, काउंसिल क्या कर सकते हैं, किन बातों पे वोटिंग होगी, कैसे वोटिंग होगी, कौन कौन सब्जेक्ट मैटर होगा। ध्यान दीजिए, यही सब बातें धीरे धीरे आते आते 1935 में जो एक्ट बना देश को चलाने का, जो पहला डिटेल डॉक्यूमेंट था भारत जैसे बड़े देश को चलाने का, वो एक्ट बना। और फिर बाद में 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जिसको अप्लाई किया गया आपको पता ही है 26 जनवरी 1950। मतलब बन तो यही गया था, बट अप्लीकेबल किया गया 26 जनवरी 1950। ठीक है, यहां पे हमारा कौन सा डे उसको बोलते हैं, रिपब्लिक, यहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटेन बड़ा ही लेंदी डॉक्यूमेंट है भारत का। उसके अंदर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि भाई कौन होगा जुडिशियरी, या यूं कहिए कौन होगा लेजिस्लेचर, कैसे काम करेगा, और कौन होगा एग्जीक्यूटिव जो उसको इंप्लीमेंट करेगा। और अगर इंप्लीमेंट करने में कोई कमी हुई, कोई गलती हुई, या तो एग्जीक्यूटिव की तरफ से या प्रजा की तरफ से, तो जुडिशियरी उसकी पेनल्टी देगा। 3 भागों में एकदम क्लियर कट हमारे यहां बता दिया गया कि एक होगा लेजिस्लेटिव, ठीक है, एक होगा एग्जीक्यूटिव्स, और एक होगा जुडिशियरी। ठीक है, 3 लोग होंगे। इसमें भी लेवल बनाया गया, क्योंकि इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट तो उम्मीद है सब समझते ही हैं कि यूनियन है, नहीं यूनियन है, मतलब बिहार अलग है, यूपी अलग है, हरियाणा अलग है, हिमाचल अलग है, और भारत अलग है। इनका समूह ही बताइए क्या कहलाएगा, इंडिया कॉल्ड भारत। ठीक बात है। तो 2 लेयर की बात हो गई, और 2 लेयर में बना, एक तो बना हमारा पार्लियामेंट, और एक बना स्टेट असेंबली। ठीक है ना, कि कुछ ऐसी बातें हैं छोटी मोटी, वही वाली बात है जो पहले इंडिया वाले करते थे, स्टेट असेंबली को दे दिया, और जो राजा जी करते थे वो पार्लियामेंट ने रख लिया। पार्लियामेंट में भी ठीक से रिप्रेजेंटेशन, और इसकी 2 बातें बनी, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। लोअर हाउस लोकसभा को बोलते हैं, जिसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम और आप एमपी साहब चुनते हैं, वो लोअर हाउस के चुनते हैं। लेकिन लोअर हाउस के एमपी और स्टेट के एमएलए, ये लोग मिलकर किसको चुनते हैं, अपर हाउस को। 250 सीट अपर हाउस के अंदर है, वहां चुनते हैं। ये 1/3 हर 2-2 साल पे चेंज होता रहता है। जैसे अभी आज ही कल में इलेक्शन हुआ है, शायद 16 या 15 तारीख को इलेक्शन हुआ है, कई सारे स्टेट्स में हुआ है, जहां पे हमारे शायद ये वो जीते कि नहीं, क्या नाम है, ये सिलेक्ट हुए कि नहीं, नीतीश कुमार जी, ये अब चीफ मिनिस्टर से लोकसभा में और राज्यसभा में आ रहे हैं। चले जो भी है, तो कानून, इनका कानून बनाने का अलग राइट है, इनका कानून बनाने का अलग राइट है, लेकिन जाहिर है ज्यादा किसको मिलेगा, पार्लियामेंट को। अब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, या कभी आईएएस वगैरह करना होगा तो पढ़ेंगे कि उसमें शेड्यूल बने हुए हैं। उसमें एक शेड्यूल 7 है, नाम सुना है किसी ने? शेड्यूल 7 में सब्जेक्ट मैटर है कि किस मैटर पे कौन कानून बनाएगा, ना किस मैटर पे कौन कानून बनाएगा। वो तय हो जाए तो फिर आगे क्लैश नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो देखो, जो नेशनल इंपोर्टेंस की चीजें हैं, या सभी स्टेट को इफेक्ट करने वाली चीजें हैं, या इंटरनेशनल है, उसके लिए पावर किसके पास होनी चाहिए? जाहिर है सेंटर के पास पावर होनी चाहिए, है कि नहीं? ये पावर किसके पास होनी चाहिए? सेंटर के पास। जैसे आर्मी रखना, नेवी रखना, एयरफोर्स रखना, दूसरों से लड़ाई करना, बाहरी के देश से समझौता करना, कोई ट्रीटी करना, ये सब किसके पास होना चाहिए? बिहार को पावर होनी चाहिए नेपाल से बातचीत करने का, दिल्ली की पावर होनी चाहिए, दिल्ली की होनी चाहिए ना, है कि नहीं? वरना बिहार वाले तो कुछ और ही बात कर लें, चलो यार वो बिहारी नेपाली भाई भाई हम मिलके एक अलग देश बना लेते हैं, ऐसे नहीं होगा।
ठीक है कि नहीं। नेपाल से कोई भी बात करेगा तो बिहार गवर्नमेंट नहीं करेगा, कौन करेगा? दिल्ली में जो हमारी पार्लियामेंट है उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो करेंगे। लेकिन मान लीजिए पुलिस प्रशासन है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, ये ऐसा मैटर जो लोकल हो वही अच्छा है। पंचायती राज, ये सब कैसे मैटर है ना, गांव लेवल पे, शहर लेवल पे, ऐसे लेवल पे है, तो इसके लिए कानून ज्यादा अच्छा कौन बना सकता है भाई? हो सकता है बिहार की सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था तमिलनाडु की सामाजिक व्यवस्था से अलग हो, तो अब दिल्ली में बैठ के कानून बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी, लेकिन तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर या उनके लोग अपना कानून बनाए, इस तरह से वो बिहार वाले बनाए। मणिपुर आप देखते होंगे छोटा स्टेट है, बार बार लड़ते रहते हैं लोग, तो वो लोग अपना खुद निपट लें। और थोड़ा बहुत एक और होता है ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, लगता है हमें भी कुछ है, ठीक है कि नहीं। जैसे अरविंद दुबे सर बता रहे थे कि हमने तो घर में बांट लिया है कि जितने छोटे मोटे काम है सब हमारी पत्नी डिसाइड करती हैं, जैसे खाना बनाना, कौन सा खाना बनेगा, दाल चावल कैसा है, कहाँ घूमने जाना है, बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ेंगे, ये सब हमने बांट रखा है। ये सब छोटा मोटा काम पत्नी का है, कभी लड़ाई नहीं होते हमारे, मैं उसमें दखलंदाजी करता ही नहीं घर के मामले में। तो मैंने कहा आप क्या देखते हो? तो उन्होंने कहा मैं ये देखता हूं कि ईरान इराक युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ट्रंप गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, मोदी जी को क्या मतलब स्टैंड लेना चाहिए, ये सारे इंटरनेशनल मैटर मैं डिसाइड करता हूं मेरे घर में। इसमें मेरी पत्नी बिल्कुल चू भी नहीं बोल सकती है, ये मेरा राइट है। सीधी सी बात है, घर में कुछ ना बोलो लड़ाई क्यों होगी। तो जैसे उन लोगों ने बांट रखा है उस तरह से यहां भी बटा हुआ है। उसी में से एक शेड्यूल 3 भी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकरेंट। कनकरेंट उसके अंदर क्या है कि कुछ ऐसे मैटर्स है जिसमें स्टेट भी बना सकता है, और जैसे ट्रेड है, व्यापार है, तो कुछ चीजें देखो लोकल भी होती है, कुछ चीजें इंडिया लेवल पे भी होती हैं। तो वो एक ऐसी चीज है जो ट्रांसपोर्ट है, अब रेल ट्रांसपोर्ट है, चाहे पूरे इंडिया का ट्रांसपोर्ट है, हाईवे है, तो देखो भारत सरकार का होना चाहिए। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने का सड़क उड़क का ये राज्य भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट। उसमें कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां स्टेट भी कानून बना सकती है, और दूसरा बताइए सेंटर भी। स्टेट कानून बनाएगी उसके अपने राज्य में होगा, सेंटर पूरे इंडिया में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर कनकरेंट लिस्ट में दोनों ने कानून बना दिया और जो एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं, तो किसको बड़ा माना जाएगा? सेंट्रल वाले कानून को प्राथमिकता दी जाएगी, और जितना स्टेट उससे अपोज होगा वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, मतलब वो पावर नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब जितने भी एक्ट अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं, इंटर, फाइनल, फाउंडेशन, ये सभी सेंट्रल एक्ट हैं। इनमें से कोई भी स्टेट वाला एक्ट नहीं। स्टेट वाला एक्ट इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि आप तो कहाँ जॉब करेंगे, कैसे करेंगे, जब स्टेट एक्ट की जरूरत पड़ेगी तो पढ़ लीजिएगा अलग से, उसमें क्या है। एक्ट तो हजारों बने हुए हैं, हर साल 10, 20, 25, 30, 40 तो बने जाता है, किसी किसी साल में तो 100-150 बन जाता है, तो उतना कौन जाएगा पीछे पढ़ने। मेन बड़े बड़े एक्ट हम लोग सेंट्रल वाले पढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव आपको पता ही है, दिल्ली की बात करेंगे तो हमारी पार्लियामेंट के थ्रू उनके विश्वास पे जो दल की बहुमत होती है, जैसे अभी बीजेपी की बहुमत है, तो उनका कैबिनेट होता है, उसके अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, मंत्री होते हैं, मंत्री के नीचे सेक्रेटरी होते हैं, फिर पूरा तामझाम होता है। और स्टेट लेवल पे बात करें यूपी में, तो यूपी में जिस दल की बहुमत है, किसकी बहुमत है यूपी में, वहां भी बीजेपी की है, तो उनके जो नेता है योगी जी वो है मेन, और उनके नीचे बहुत सारे मंत्री संतरी होंगे, आईएएस अफसर होंगे, वो देखते हैं, ठीक है। जुडिशियरी ऐसी हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ही है उस स्टेट के लिए। लेकिन वहां भी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर इंडिया में एक दिल्ली के अंदर है, आपने देखा हुआ सी इंस्टीट्यूट के बगल में, ये कौन सा, सुप्रीम कोर्ट। आप लोग लकी हैं, दिल्ली में ये सब बड़ी अच्छी बातें हैं कि पार्लियामेंट भी जाके देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ये सब चीजें थोड़ा ना कहीं है। सी इंस्टीट्यूट का हेड ऑफिस भी देख सकते हैं, ये भी एक बड़ी मान सम्मान की बात है। चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से 2 लेवल पे हर जगह, यहां भी 2 लेवल पे, यूनियन लेवल और स्टेट लेवल, यहां भी यूनियन लेवल और स्टेट लेवल, है ना। तो ये सब चीजें हैं, बट पता नहीं, मुझे बहुत ज्यादा ये नहीं एक्साइट करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करने को तो इसमें हम लोग पता नहीं कितनी बातें कर सकते हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी बैठ के पढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन वो आईएएस पढ़ना होगा तो पढ़िएगा, सीए में उसकी जरूरत नहीं है। सीए में तो अपने काम से मतलब रखा जाए, चला जाए अपने काम पे लौट के आ जाए बेटा, या करा जाए इसी में 2-4 क्लास इसी के की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एकदम सारा कुछ बेकार है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है।
LLB वगैरह पढ़ना तो करना बेकार है। तो चलो अपने काम पे लौटते हैं। अपना काम क्या है? हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। देखिए, एक बहुत पुराना एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट, पढ़ा होगा आप लोगों ने। 1932, इसका मतलब लगता है अंग्रेजों के जमाने का है ना, जो बताता था कि भाई पार्टनरशिप कैसे होता है, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होगी, कैसे अकाउंट्स होगा, कैसे डिजॉल्व होगा, कैसे कैपिटल आएगा जाएगा, झगड़े में कैसे बात होगी। और एक कंपनीज एक्ट भी है, वो जो 1956 का था वो बाद में 2013 बन गया। मतलब वो तो खैर अमेंडमेंट हुआ था, तो 1956, उसके पहले 1913 था। तो हमारे पास दो एक्ट थे, एक पार्टनरशिप के लिए और एक फॉर्मल कंपनियों के लिए। फिर एक तीसरा एक्ट क्यों आया? देखो, पार्टनरशिप की क्या खूबी थी? पार्टनरशिप चीजें आसान होती हैं। पार्टनरशिप ना इजी होता है, ये स्वरूप बना सकते हैं कभी भी, अपने बीच में कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, कोई कानून इसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो मर्जी PSR, जो मर्जी लॉस रेशियो, जो मर्जी रिम्यूनरेशन, पढ़ाई होगा आपने सेक्शन 13 ऑफ द पार्टनरशिप या पार्टनरशिप अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। पार्टनर मिलकर कुछ भी कर ले, भारत सरकार उसमें कुछ भी टेंशन देने के लिए बैठी हुई नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट है ना बेटा, ठीक कर रहे हैं कि नहीं? और खराबी ये था बेटा कि इसमें जो लायबिलिटी होती है ना, अनलिमिटेड होती है। अगर किन्होंने ने डिजोल्यूशन पढ़ा हो, फाउंडेशन में पढ़ा था या बस उड़ा दिया था डिजोल्यूशन? पढ़े थे, 2-4 क्वेश्चन किए थे। उसमें है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म बंद होते समय लॉस हुआ तो घर से भी पैसा लाना पड़ेगा, और इतना लॉस होगा तो हो सकता है आप घर में भी इंसॉल्वेंट हो जाए। मतलब जो पैसा लगाए वो तो जाएगा ही, और घर में जो है वो सब भी जा सकता है, अगर भगवान न करे ऐसी कोई दिक्कत हो गई तो बात तो गलत है। बिजनेस होना चाहिए, जुआ नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, कोई भी लोग बड़ा काम नहीं करेंगे जिसमें हेवी रिस्क हो। कौन चाहेगा कि भाई हमारे पास जो है वो भी बर्बाद हो जाए? लॉटरी का टिकट थोड़ा कटा रहे हैं, जुआ थोड़ा खेल रहे हैं। इसके अलावा कंपनीज की क्या खूबी थी? कंपनीज ना बड़ी हार्ड रिजिड है। मतलब ये स्ट्रक्चर होगा, ये मेमोरेंडम होगा, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, ये आर्टिकल होगा, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, ये मेंबर्स का राइट एंड ड्यूटी होगा, ऐसे शेयर कैपिटल करना है, ऐसे ये करना है, ऐसे वो करना है, हर बात में रजिस्ट्रेशन कराओ, ROC को बताओ, ये करो वो करो, नाखून दिखाओ, पैर का दिखाओ, जीभ दिखाओ, नाक दिखाओ। मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, स्ट्रिक्ट है। और हर बात में सरकार को बताओ, आपने सुना होगा परमिशन लो, बड़ी सारी बातें हैं। फायदा क्या है इनका? फायदा है लिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। फायदा इसमें है कि लिमिटेड लायबिलिटी है या लिमिटेड है। अब जैसे जैसे देश में इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे एक सर्विस सेक्टर बेटा निकल के बाहर आया। शायद आपको पता होगा इंडिया के GDP में आजकल सर्विस सेक्टर का योगदान ज्यादा है। अब जब सर्विस सेक्टर बाहर आया, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, प्लानर हो गए, वेडिंग प्लानर हो गए, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ माल खरीदते बेचते नहीं है, कैपिटल की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी एक बड़ी अच्छी बात है, खूबी की जानते हैं क्या बात है? इसमें कैपिटल बहुत मिलता है, हाई कैपिटल। आप पब्लिक इशू करके ढेर सारा कैपिटल ले सकते हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर को बहुत कैपिटल की जरूरत होती नहीं है। CA फॉर्म मान लीजिए हम, अरविंद सर, राजीव सर और अखिलेश सर और संदीप सर मिलकर बना दे, हो गया काम खत्म। एक छोटी सी जगह चाहिए, 2-4 कुर्सी चाहिए, हम लोग घर से ले आएंगे, टेबल चाहिए, 2-4 किताबें चाहिए, हो गया CA फॉर्म शुरू, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। बट अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, CA का, आर्किटेक्ट का या किसी भी काम का, भगवान न करे कोई ऐसी लायबिलिटी आ जाए। आपने पढ़ा होगा CA में आजकल कोई रिपोर्ट आपने दिया और बाद में गलत साबित हुआ, तो हो सकता है कि जिन भी इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है वो क्लास एक्ट हमारे ऊपर कर सकते हैं केस, और हम सबके घर में जो है सब उठा के ले जा सकते हैं। ये तो बड़ा खतरनाक हो गया भाई। तो ऐसे में एक नीड महसूस की गई कि इजी रखते हुए लिमिटेड लायबिलिटी किया जा सकता है क्या? मतलब बिना बात को रिजिड बनाए हुए,
क्या कोई फॉर्मेट हो सकता है? हाँ जी, पार्टनरशिप, लेकिन उसमें तो अनलिमिटेड है। कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी लाई जा सकती है क्या? और उसी दोनों को मिला के क्या बना? जैसे एक होता है लायन, एक होता है टाइगर, एक होता है लाइगर। शायद कभी सुना होगा आपने, फोटो भी देखा होगा लाइगर। ये लाइगर क्या है भाई? लायन और टाइगर, इनका जो क्रॉस बच्चा होता है उसी को क्या बोलते हैं? लाइगर। ठीक है, ये लाइगर है। तो उसी तरह एलएलपी ना बेसिकली एक लाइगर है। ये लिखने का नहीं, ये समझने का है। ये लाइगर है, इसके अंदर पार्टनरशिप की आसानियां, ठीक है, लेकिन कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी, इसको मिला के बनाया गया। भारत सरकार कोशिश तो तभी से कर रही थी जब से सॉफ्टवेयर 98 वगैरह में आया, तभी से बात चल रही थी। जैसे विदेशों में जैसे है सीए फॉर्म और डॉक्टर्स की फॉर्म, लॉयर्स की फॉर्म, हमारे यही बनाई जाए। लेकिन आपको पता ही है समाज में कानून ऐसे बनता नहीं है, उसका एक ड्यू प्रोसेस होता है। तो होते 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 2006 में पहली बार गवर्नमेंट ने करा और फिर कमिटी को दिया कि भाई आपको पता ही होगा, पहले बनता है एक विचार, विचार के बाद बनता है बिल, बिल के बाद उसकी रीडिंग और डिस्कशन और बाकी सब चीजें होती हैं, तब होता है वोटिंग, और तब उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट होता है, और फिर उसके बाद इफेक्टिव होता है। ये बता दूं मैं बिल का प्रोसेस, बिल का प्रोसेस, या मैं कहता हूं एक्ट का प्रोसेस, एक्ट बनने का प्रोसेस। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं कोई विचार आएगा, चाहे वो किसी एक खास मेंबर के मन में आए या गवर्नमेंट के मन में आए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसी की बात होगी, तो उसके लिए अपना एक कागज पे डॉक्यूमेंट की तरह कुछ लिख देते हैं कि हम क्या चाहते हैं, बेसिक हम क्या चाहते हैं। ये दो तरह का होता है बेटा, एक तो गवर्नमेंट बिल होता है जिसको हम पब्लिक बिल भी कई बार बोलते हैं। पब्लिक बिल का मतलब कोई मिनिस्ट्री की तरफ से आएगा। मिनिस्ट्री समझते हैं? कोई मिनिस्टर जो होंगे ना, वो अगर प्रपोज करेंगे तो वो हो जाएगा कौन सा बिल? जैसे फिनांस एक्ट कौन लाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। तो कौन सा बिल बोलेंगे उसको? गवर्नमेंट बिल। लेकिन कानून तो देखो, मैनेजमेंट, अरे मेरा ये माइक थोड़ा गड़बड़ हो गया, जल्दी भाग के आओ यार। आप में से किसी ने जादू मंत्र तो नहीं किया? माइक थोड़ा भाग के है, भाग के आइए। हेलो, जल्दी जल्दी भाग के थोड़ा। हेलो, चलिए। और एक होता है प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल में क्या है कि कोई अपोजिशन का मेंबर अगर कोई कानून चाहता है वो भी प्रेजेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई एक मेंबर, कोई दो मेंबर, चार मेंबर मिलके, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट बिल। जैसे कहीं मान लीजिए बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो भाई हम भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमें भी हक है, हम भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम भी बिल प्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है सबसे पहले बिल का फॉर्मेशन।
अब बिल का फॉर्मेशन जब होता है तो इसकी रीडिंग होती है, रीडिंग ऑफ बिल। पहले तो केवल टाइटल वगैरह और बाकी सब चीजें बता दी जाती है फर्स्ट रीडिंग में, फिर उसकी कॉपी बांट देते हैं और कॉपी बांटने के बाद फिर लाइन बाय लाइन क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है। कई बार मेंबर डिस्कशन नहीं कर पाते तो कमिटी बना दी जाती है, वो लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड रीडिंग। और जब सेकेंड रीडिंग हो जाती है, जब फाइनल हो जाता है, तब एक बार नहीं होता प्रूफ रीडिंग जिसको बोलते हैं, फिर होती है थर्ड रीडिंग। ये भी कमिटी वगैरह कर लेती है। कई मेंबर को तो समझ ही नहीं आता बिल वगैरह के बारे में, बड़े नेता है लेकिन उतने पढ़े लिखे नहीं है तो उनको उतना आइडिया नहीं होता कई बार, तो थर्ड रीडिंग होती है। जब ये रीडिंग हो जाती है बेटा, तब इस बिल को क्या करते हैं, प्रेजेंट फॉर वोटिंग। और बोलिए, यही है यहां पे कमिटी, वही तो चेक करेगी। तो प्रेजेंट फॉर वोटिंग, अब ये लोअर हाउस की वोटिंग होती है तो फिर अपर हाउस में जाएगा। अपर हाउस से बिल आया है तो पहले बताइए कहां जाएगा, लोअर हाउस में। मतलब अपना पास करके दूसरे से पास कराना भी जरूरी है। दोनों से जब पास हो जाएगा तब इसके बाद बताइए, तब प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साहब के मर्जी के लिए, अप्रूवल के लिए, एसेंट के लिए। और जब वो एक बार एसेंट अपनी दे देंगे, अप्रूवल दे देंगे, तो फिर गवर्नमेंट गजट में नोटिफाई करता है, नोटिफाई द इफेक्टिव डेट। ऐसे बहुत सारी बातें लॉ में पढ़ने के, लॉ तो अपने आप में कैरियर है बहुत बड़ा, ठीक है कि नहीं। तो मैंने चीजों को शॉर्ट रखा है, ज्यादा फैलने की कोशिश नहीं की है, ठीक है दोस्त। तो पहले कोई मेंबर प्रेजेंट करे, उसमें बहुत सारी बारीकियां हैं। जैसे देखो, अगर कोई फिनांस बिल है तो हमेशा पहले लोअर हाउस में प्रेजेंट होगा, मनी बिल है तो पहले लोअर हाउस में प्रेजेंट होगा कि गवर्नमेंट कहां से पैसा लेगी या कहां खर्च करेगी। लेकिन नॉर्मल वैसे पर्यावरण के, पॉल्यूशन के, जनसंख्या संबंधित किसी और मैटर का बिल है तो किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। रीडिंग वोडिंग करने के बाद फिर वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद नोटिफाई होता है, और नोटिफाई जब हो जाएगा तब बताइए वो क्या हो जाएगा, फिर वो एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर वो एक्ट तो खैर यही बन जाता है वो, लेकिन यहां पे एक्ट बताइए क्या होता है, एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद उसको मानना एग्जीक्यूटिव की मजबूरी है और पूरी जनता को मजबूरी है, फिर आपको मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। नहीं मानेंगे तो एग्जीक्यूटिव आपको पकड़ेगा, और आपको सजा कौन देगा, जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव काम सजा देना नहीं है, वो बस पकड़ लेगा कि वायलेशन आपने किया है। सजा देने का काम किसका है, जुडिशियरी का। आपको किसी न किसी कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर वहां आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा। एक तरफ भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट होगी, एक तरफ आप होंगे। तो ये है पूरी कहानी, और इसी कहानी से कंपनीज एक्ट, एलएलपी, इनकम टैक्स और बाकी मोटर व्हीकल एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, या जितने भी लड़ाई झगड़े वाले एक्ट हैं वो सारे इसी से गुजरते हैं। प्रोसेस एक ही है, ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है, सबका अलग अलग कानून होता है, ठीक है बच्चों। चला जाए, अब और कुछ नहीं कहूंगा, अब तो एलएलपी पढ़ा के ही छोड़ूंगा। हेलो, आवाज नहीं आ रही? अरे भाई इधर आ जाओ यार, एक मिनट, अभी ठीक करवाते हैं। हेलो, इको हो रहा है नहीं? अभी ठीक करते। आवाज थोड़ा सा 5 मिनट बैठ के देख लीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, देख लेंगे, वो चेक कीजिए।
तो चलिए अब इस बैकग्राउंड पे आप यहां भी देख सकते हैं। मैं कहता हूं तो लिख ही लो यार, यहां क्या ही देखोगे, देख लिख लो। वैसे तो मैंने सब लिख के पहले से रखा हुआ है, लेकिन मैं तो कहता हूं थोड़ा लिख ही लो। इन्वॉल्व, बी इन्वॉल्व। आ जाओ, आइए। नाम है द, साउंड ठीक हुआ अभी, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी ठीक कर देंगे, पार्टनरशिप एक्ट 2008। हालांकि ये प्रेसिडेंट का एसेंट 2009 में मिला, नियम से इसको 2009 का एक्ट कहना चाहिए, लेकिन इसके एक्ट में लिखा हुआ है कि नाम हम 2008 का ही मानेंगे। कोई बात नहीं, तो 2008 ही मानेंगे, ठीक है। अरे करेंगे भाई, चिंता ना करो। हाँ ठीक है। सेक्शन 1, किसी भी एक्ट का पहला जो सेक्शन होता है ना, उसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट होता है, और दूसरा सेक्शन होता है उसकी डेफिनेशन। सब लोग बढ़िया से लिखिए, एकदम शॉर्ट में लिखवाएंगे बेटा, लेकिन 100% क्वेश्चन कवर होगा, आप देखिएगा। कहा गया कि भाई इसको हम, इट इज कॉल्ड या मे बी कॉल्ड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। फिर से बोले, अरे लिखो ना, फिर से लिखो यार, रहने दो उसको, नोट्स रहने दो, पहले इसको लिखो। बाकी सबके लिए है ना किताब, ये तो थोड़ा हाथ से लिखो, कोई बुराई नहीं है, फिर इसको छाप के दे देंगे, कोई बात नहीं। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, कोई एक्सेप्शन नहीं है, जम्मू कश्मीर या ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सबके लिए है। तीसरा, it will come to existence, a come into force as central government will notify। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कब नोटिफाई किया, कब से ये बनना शुरू हुआ था। देखिए, ये पास्ट इन पार्लियामेंट हुआ 12 दिसंबर 2008 को। एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट हुआ और कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 7 जनवरी 2009। और ये इफेक्टिव हुआ 31 मार्च 2009। वहां से इफेक्टिव हुआ। इसके अंदर जो टोटल सेक्शन है
1 से 81 है, लेकिन अब 81 ओमिट हो गया है। ओमिट होने का मतलब क्या है बेटा? डिलीट कर दिया गया है, ओमिटेड। तो अभी की तारीख में कितने सेक्शन है? यह सुबह मैंने बताया कि एस 1 से 29 था, लेकिन मैंने 27 बोला, क्यों? जब 1 से 29 था तो 27 कैसे हो गया भाई? हाँ जी, 2 क्या हो गए? 2 ओमिट हो गए, 8 और 6। वैसे ही 81 नंबर की जरूरत खत्म हो गई तो उसको हटा दिया गया। 1 से 80 है, बट अच्छी बात है, पढ़ना आपको सब नहीं है। फाउंडेशन में तो बहुत ही कम पढ़ना था, बट यहां भी आधे सेक्शन पढ़ने हैं, शुरू वाले, बाद वाले तो पढ़ने ही नहीं। बाद में कहीं कहीं छीटा मारा गया है, तो हम भी 1 से 80 पूरा घनघोर डिटेल नहीं पढ़ेंगे। हम भी जितना सिलेबस में है उसी को गंभीरता से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? इसके अलावा आपको पता है ये सब में शेड्यूल होता है ना? तो 1 से 4 शेड्यूल यहां पे है। शेड्यूल का अपना अपना काम है। जैसे शेड्यूल 1 है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। शेड्यूल 2 है अगर फर्म कोई एलएलपी में कन्वर्ट करे, एलएलपी में खूबियां बहुत है, तो हो सकता है जो पुराने फर्म उनके मन में लालच आए, हम एलएलपी बनना चाहते हैं, बनो, उसका प्रोसेस है। कोई प्राइवेट कंपनी एलएलपी बनना चाहे, बन सकती है, उसका शेड्यूल 3 है। कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती, लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसमें अभी पब्लिक का पैसा नहीं लगा है, वो चाहे तो बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो वो लोग इसके अंदर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए शेड्यूल बनाए 1 से 4। बाद में हम शेड्यूल का डिटेल आपको लिखवाएंगे, थोड़ा उसके बारे में पढ़ाएंगे भी, सेक्शंस के अंदर भी है ये बातें। तो ये है बेसिक कि आखिर ये एक्ट है क्या, लेकिन ये नहीं बताता ये एक्ट किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव तो नहीं बताया। तो देखिए इसका प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव मैं पढ़ता हूं। लिखा है, इट इज एक्ट टू मेक प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड द मैटर्स connected thereto or incidental to, be it enacted by Parliament on 59th year of Republic of India as follow। यही ऊपर वाली जो स्टेटमेंट हो गया, इसका प्रियम्बल हो गया, ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया। लिखना चाहेंगे ऑब्जेक्ट क्लॉज? लिखिए। इसका ऑब्जेक्ट क्लॉज कहता है ऑफ एक्ट। क्या कहता है ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एक्ट? ये कहता है it is an act to make provisions for the formation and regulation of LLP, शॉर्ट में चलेगा, and for matters कनेक्टेड, भाई जरूरत तो पड़ेगी, देयर विद एंड इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है? अब एक होता है डिफिनीशन सेक्शन। आप लोगों ने पढ़ा है कुछ एक्ट जिसमें डिफिनीशंस की बात की गई हो? जनरली सभी एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है ना, वो डिफिनीशन होता है। तो इसके अंदर भी बेटा डिफिनीशन क्लॉज है, लेकिन डिफिनीशन क्लॉज बहुत लंबा है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी बताना उचित नहीं होगा। तो मैं सिर्फ एक काम की बात अभी बता रहा हूं जहां से कहानी की शुरुआत की जा सकती है, और बाकी डिफिनीशन क्लॉज जैसे जैसे आता जाएगा ना वैसे वैसे बताऊंगा। इसमें कोई लिखने में दिक्कत आ रही है? पूछ लीजिए। ठीक है? तो मैं सेक्शन 2 पूरा नहीं बता के सिर्फ जो भी काम की बात है उसी को देखता हूं। इसको क्लॉज पढ़ते हैं बेटा। डिफिनेशन क्लॉज में जो होता है ना, ABCD XYZ, इसको क्लॉज पढ़ते हैं, सब सेक्शन नहीं है, ये क्लॉज है। ठीक है?
तो ओ है। कंपनीज एक्ट में नंबर ही दिया है 1 2 3, यहां पे उन्होंने ABCD दे दिया है क्योंकि काम चल गया इनका यू तक, इसीलिए दे दिया है। ये अबाउट LLP एग्रीमेंट, ओ जीरो नहीं, ओ, ठीक है। बिटवीन पार्टनर्स and between partners and LLP, ये इनके बीच के एग्रीमेंट की बात है फॉर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। अब सवाल उठता है कि LLP का मतलब क्या है, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। तो बोल रहा है कि एक ऐसा पार्टनरशिप है जो इस एग्रीमेंट के तहत बना है, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। देखिए इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पार्टनरशिप तो पहले भी बनते थे, 1932 में भी पार्टनरशिप खूब बना, लेकिन बेटा उसका रजिस्ट्रेशन होना ऑप्शनल था। वो रजिस्टर्ड हो भी सकता था और नहीं भी। आपने पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़ा होगा, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा। लेकिन यहां जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा ना, तब तक वो LLP कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि दो शर्तें हैं ना, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड नहीं तो LLP नहीं। ठीक है, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। और कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट नहीं, पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो LLP नहीं कहेंगे, LLP के अंदर होना चाहिए। फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर LLP एक्ट, इस एक्ट के अंदर आपका होना चाहिए। अब आइए करेंगे, ROC वगैरह की बात करेंगे, आप चिंता ना करें। हाँ भाई सब बताएंगे, पहले धीरे धीरे आराम आराम से करिए, आराम आराम से करिए, करेंगे बेटा करेंगे। कौन इसका एग्जीक्यूटिव है, कौन लेजिस्लेचर है, सब बात करेंगे। पहले इतना आप समझिए ना, LLP आज की तारीख में अगर बोले कोई तो उसका मतलब एक ही है कि भाई LLP फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर LLP एक्ट 2008। जैसे कंपनी का क्या मतलब होता है? कंपनी का मतलब है कंपनी रजिस्टर्ड अंडर 2013 या उसके किसी पहले वाले एक्ट के अंदर, यही डिफिनेशन है। ये लीगल और स्ट्रिक्ट डिफिनेशन है कि यही LLP है, कोई और LLP हो ही नहीं सकती। कानून की यही तो बड़ी बात है कि स्ट्रिक्ट होता है। आगे बढ़िए, अब हम लोग बात करते हैं बेटा सेक्शन 2 में। मैं फिर कह रहा हूं बहुत कुछ है, लेकिन सेक्शन 2 का बाकी अभी बताने का कहीं कोई मतलब नहीं है। वैसे पार्टनर, जैसे फिनेंशियल ईयर, जैसे डिजेनेटेड पार्टनर, ये सब बताने का भी सही वक्त नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम बताएंगे। अब पढ़िए सेक्शन 3, सी नहीं 3, कहता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर ना, पार्टनरशिप टू बी बॉडी कॉर्पोरेट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट। नीड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्यों हम लोगों ने इसकी बात करी, ईज करने के लिए, आसानी करने के लिए, है ना। अब सवाल उठता है कि भाई ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? तो देखिए बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट डिफाइन किया गया है। पहले यहां तो इन्होंने बता दिया कि बॉडी कॉर्पोरेट होगा। चलिए थोड़ा और आगे एक्सप्लेन कर देते हैं इसका। ये जो
इसके नीचे मैं लिखता हूं ना, वो सब सेक्शन है, सब सेक्शन 1। LLP विल बी या EJ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है अभी बताता हूं बेटा, 1 सेकंड टाइम दीजिए। एंड ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। कि पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स तो होंगे ही, लेकिन पार्टनर से सेपरेट एंटिटी होगी किसकी? LLP की। और ये बहुत बड़ी बात है। अकाउंट में आप पढ़ते हैं ना सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि मालिक अलग है और पार्टनर अलग है या बिजनेस अलग है, लेकिन वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। वो हम आर्टिफिशियली सोचते हैं कि कंपनी अलग है और हम अलग हैं, वो आर्टिफिशियली सोचते हैं, बट यहां पे ऐसा नहीं है, लीगल है। और यही तो बड़ी कॉर्पोरेट की सबसे बड़ी खूबी है कि वो जो कंपनी है, LLP है या जो भी संस्था है, वो अपने आप में एक पर्सन है। पर्सन है का मतलब वो अपने नाम से जमीन खरीद सकती है, वो अपने नाम से राइट्स पैदा कर सकती है, सीट ले सकती है, वो अपने नाम से लायबिलिटी इनकर कर सकती है, आप उसको केस कर सकते हैं, वो आपको केस कर सकती है, जबकि है नहीं, वो आर्टिफिशियल है, लेकिन कानून की नजर में उसका एग्जिस्टेंस माना जाएगा। ऐसा सेक्शन 3 ऑफ द LLP एक्ट कहता है कि LLP जो रजिस्टर्ड हो गया वही LLP कहलाएगा। रजिस्टर्ड हो गया और बॉडी कॉर्पोरेट है और उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगा फ्रॉम इट्स पार्टनर। पार्टनर अलग है, जैसे कंपनी पढ़ा है किसी ने कभी, मेंबर अलग है और कंपनी अलग है, उसी तरह से पार्टनर अलग है और कंपनी LLP अलग है। LLP के अपने राइट्स, LLP की अपनी ड्यूटीज होंगी। ठीक है, चलो नंबर 2 LLP। अच्छा, एग्जाम में आप LLP ना लिख के पूरा भी लिखें तो चलेगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन। ये क्या होता है बेटा परपेचुअल सक्सेशन? हाँ भाई, पार्टनर आएंगे जाएंगे मरेंगे, कोई और आएगा उनका सक्सेसर आएगा, कुछ भी ऐसा होता रहेगा। लेकिन कंपनी बताइए, कंपनी चलता रहेगा, कंपनी का इधर उधर कुछ नहीं होगा। हेलो सर, नमस्ते। 4:30 कहिए ना। हाँ सर, वो तो 8 से कम की नहीं कराइए। कल कोई आए थे, आपका नाम ले रहे थे, 6 साढ़े 6 कह रहे थे। वो कोई नहीं था, वो जो एक आपने दिलवाया था उसको, हाफिज भाई या कौन भाई थे, दाऊद, साउद या दाऊद। हाँ ठीक है ना, मत करे सर। 8 से ऊपर देना, नहीं तो पढ़ा रहे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो परपेचुअल सक्सेशन होगा, इसका मतलब पार्टनर्स कैन कम, पार्टनर्स कैन गो, बट कंपनी विल, LLP विल कंटिन्यू फॉर एवर। आपने कभी कंपनीज पढ़ा हो तो उसके अंदर भी ये उसकी खूबियां आती हैं। अभी जरा एक बार ये सेक्शन खत्म कर दूं तो मैं कुछ खूबियां भी आपको लिखवाऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखवाऊंगा। आइए, सेक्शन 3 कहता है एनी चेंज इन पार्टनर्स of LLP shall not affect the existence, rights or liability of LLP। देखिए, सही पूछिए तो परपेचुअल सक्सेशन से ये बात क्लियर हो गई थी, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा और क्लियर कर दिया कि एक पार्टनर के बदले कोई दूसरा पार्टनर आए, दूसरे के बदले कोई तीसरा पार्टनर आए, तो उससे कोई एग्जिस्टेंस, राइट्स, ड्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपके मन में बात आएगी
कि सर ये बॉडी कॉर्पोरेट थोड़ा बताइए। तो भैया बॉडी कॉर्पोरेट भी इन्होंने बहुत जम के डिफाइन कर रखा है। सेक्शन 2 क्लॉज डी, इसके अंदर इन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन किया है। अच्छा, ये बॉडी कॉर्पोरेट का डिफिनेशन जो है एलएलपी के लिए है, ठीक है, कंपनीज एक्ट में थोड़ा सा इससे अलग है। बॉडी कॉर्पोरेट फॉर दिस पर्पज मीन्स, हेलो, अच्छा हाँ, फिर बाद में दिक्कत करते हैं ये, हाँ बहुत दुखी करेंगे। बताइए सर, बिल्कुल हम लोग को तो परेशान किया था, ठीक। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स ए कंपनी as defined in section 2 clause 20 of Companies Act 2013। अब देखिए क्लॉज 220 क्या डिफाइन करता है, एक बार मैं पढ़ देता हूं कंपनीज एक्ट का, ठीक है। कहता है कंपनी, बड़ा प्यारा डिफिनेशन है, कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट लॉ, कंपनी लॉ, एक ही बात है। तो एक तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, लेकिन यहां बात तो एलएलपी की हो रही है, तो थोड़ा और आगे बढ़े। कहता है इंक्लूड्स, नंबर 1, ए LLP registered under this act. Number 2, LLP incorporated outside India, जैसे हम लोग पढ़ते हैं फॉरेन कंपनी, वैसे ही फॉरेन एलएलपी। तीसरा, कोई कंपनी हो जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो। आप ध्यान दीजिएगा, ये सब रजिस्टर्ड पर्संस के बारे में बात कर रहे हैं। एलएलपी इंडिया में रजिस्टर्ड हो, कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हो, एलएलपी बाहर रजिस्टर्ड हो, कंपनी बाहर रजिस्टर्ड हो। दो ही तो ग्रुप है, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, लेकिन है सभी रजिस्टर्ड, मतलब सब लीगल एंटिटी की बात हो रही है। ऐसी एंटिटी जो मेंबर से बताइए अलग हो, सेपरेट हो, पार्टनर से सेपरेट हो, उस एंटिटी की बात हो रही है। ठीक बात है ना। बट डज नॉट इंक्लूड, ये शामिल नहीं करता है क्या क्या, किसी तरह का कॉरपोरेट सोल, कोई कॉरपोरेशन है वो शामिल नहीं करता। कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सुना है आपने? कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर लॉ, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माने जाते। ये कंपनीज एक्ट में भी मना किया गया, यहां भी मना किया गया है। और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, एक्सेप्ट कंपनीज एंड एलएलपी। एलएलपी और कंपनी को छोड़ के बाकी और कोई बॉडी कॉर्पोरेट है विच
सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट तो से बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर किसी को नोटिफाई कर दिया जाए कि भैया ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब अगर इन बातों को हमने पढ़ लिया तो हम लोग बहुत सारी कैरेक्टर्स लिख सकते हैं कि जो किसके कैरेक्टर हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। हालांकि अभी आगे और पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यहीं पे स्टडी मटेरियल में दिया है तो मैं यहीं पे लिख देता हूं कि भाई इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, सॉरी फिर से बोलें। वो भी एक तरह का कॉर्पोरेट ही है, लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, वो बस केवल कानून की नजर में है, उसका कहीं प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोल। आत्मा समझ लीजिए, कोई ऐसी चीज जो एग्जिस्टेंस में है लेकिन उसका है ना यहाँ पे कॉर्पोरेट सोल, लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं है। मैं देता हूं, आइए देखिए, कॉर्पोरेट सोल का मतलब आपने सुना होगा 1% कंपनी। 1% कंपनी में एक ही आदमी होता है, वो भी कॉर्पोरेट है, लेकिन वैसी चीजों को हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। या कोई भी ऐसी चीज, कोई राइट्स, कोई ड्यूटी जिसका अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ मेंबर से, वो सब चीजें यहां मानी जाती हैं। परपिचुइटी तो उनमें होती है लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसीलिए उसको बॉडी कॉर्पोरेट इस एक्ट के लिए नहीं माना जाएगा। तो आइए कुछ कैरेक्टर्स की बात कर ले बेटा। चलिए, किसी सेक्शन में नहीं है, ये ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, ये एक जनरल बात है भाई, ये तो बॉडी कॉर्पोरेट, इतना तो सब समझ गए। दूसरी जो बात है कि ये जो क्रिएट होता है ना, बॉडी कॉर्पोरेट होने के चलते जानते हैं क्या बन जाता है? ये बन जाता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मतलब इसका अपना एक एग्जिस्टेंस होता है, दूसरों से अलग होता है। ये बनता है एलएलपी एग्रीमेंट के तहत, ऐसे नहीं बनेगा। हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन, पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना बेहद जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन पढ़ेंगे हम लोग, तो उसके अंदर एग्रीमेंट होगा तभी बनेगा। और ये बिजनेस फॉर प्रॉफिट के लिए बन सकता है। मतलब अब चाहे ना किसी चैरिटी पर्पज के लिए, किसी सोशल पर्पज के लिए एलएलपी बना लें, तो सोशल पर्पज की एलएलपी नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो इसी काम के लिए बनेगा। इसमें म्यूचुअल एजेंसी होती है, म्यूचुअल एजेंसी होती है। देखिए, ये फर्म है और ये 1 2 3 पार्टनर हैं। ठीक है, एक फर्म है, 1 2 3 पार्टनर हैं। तो ये जो फर्म है और 1 2 3 पार्टनर हैं, इसमें ए अपने किसी काम से फर्म को लायबल ठहरा सकता है, फर्म अपने काम से एबीसी को लायबल ठहरा सकते हैं। लेकिन ए अपने किसी व्यक्तिगत काम से बी को लायबल नहीं ठहरा सकता है। ए अपने किसी पर्सनल काम के लिए सी को लायबल, ए फर्म के बिहाफ में काम कर रहा है तब तो एबीसी को लायबल ठहरा सकता है, लेकिन किसी व्यक्तिगत काम के लिए एबीसी को लायबल नहीं ठहरा सकते। ठीक है। छठा, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसमें कोई दो मत तो है नहीं। लिमिटेड लायबिलिटी बना ही बेसिकली इसी काम के लिए है। कॉमन सील हो सकता है, जैसे कंपनी में कॉमन सील है, हो सकता है, लेकिन ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है बेटा? आप चाहें तो रखें, मतलब मोहर, आप चाहें तो ना रखें, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट बाय डिजाइनेटेड पार्टनर, डीपी बोलते हैं।
क्या होता है डिजेनेटेड पार्टनर थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बल्कि अब आज तो नहीं, कल बात करेंगे डिजेनेटेड पार्टनर। सर 2A और 2D क्या था? 2A और 2D ये कहां था? कहां? ये इसी एक्ट का है, LLP एक्ट का है। और 2A और तो कुछ मैंने नहीं बताया, 2A भी बताया था क्या? 2O था बेटा, O 2O है बेटा और 2N है, ठीक है ना? 2O है, 2N है, 2A तो मैंने नहीं बताया था। अच्छा, 2A ऐसा है, एड्रेस के बारे में है, लेकिन एड्रेस की अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। इस सेक्ट के अंदर 2A है। यहां मैंने जितने भी बताए हैं सारे के सारे बेटा बताए हैं LLP एक्ट। एक ही कंपनी एक्ट छेड़ा है मैंने, कौन सा? 2 क्लॉज 20, और उसके सामने मैंने लिख भी दिया है कि भैया ये किसका है, ये कंपनी। बाकी सारे जो सेक्शन बता रहा हूं और आगे बताऊंगा वो किसका होगा, LLP का। अगर कभी किसी एक्ट की जरूरत पड़ी, जो बढ़ेगी नहीं, कंपनी एक्ट की पड़ी तो वो सिर्फ कंपनी एक्ट का होगा, या नहीं भी होगा तो हम बता देंगे। हाँ कर देते। 9 नंबर देखिए, अगर जरूरत पड़ी तो भैया आपका इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, जिस तरह कंपनीज की गड़बड़ी पाई जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। उसी तरह से आपके खिलाफ भी हो सकता है। ठीक है, सबने लिख लिया? आइए 10 नंबर 10 कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हो सकता है। हम लोग पढ़ेंगे कंपनीज का मर्जर डिमर्जर होता है, कंपनी का कंसोलिडेशन होता है, अमलगमेशन होता है, सेल होता है। तो जिस तरह कंपनी का सेल, कंपनी का अमलगमेशन, कंपनी का मर्जर हो सकता है, वैसे ही LLP का भी मर्जर हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कन्वर्जन हो सकता है। 11 कन्वर्जन ऑफ फर्म या कंपनी इनटू LLP, मतलब ओरिजिनली LLP बने जरूरी नहीं है, LLP कन्वर्ट होके भी आप बन सकते हैं। कन्वर्जन, ये कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं बेटा, लिख लो, अमालगमेशन, एक्विजिशन, सेल, मर्जर, कई तरह की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, एक मैंने नंबर ऑफ पार्टनर्स का छोड़ दिया, वो तो एक पूरा सेक्शन है, वहां पे बताऊंगा। ठीक है, अब आइए आज का आखिरी सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 4। ये बड़ा प्यारा सेक्शन है। कहता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। देखो भाई, ये नए जमाने का एक्ट है, इस पे पुराना वाला एक्ट नहीं लागू होगा। कहता है कि सेव अदरवाइज या सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, द प्रोविजंस of Indian Partnership Act
1932 shall not be, it shall not apply to a LLP. LLP पे अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, ऊपर लिखा है सेव अदरवाइज प्रोवाइडेड, मतलब अगर किसी LLP के सेक्शन में लिखा है कि पार्टनरशिप एक्ट का ये यहां लागू होगा तब तो लागू होगा, अदरवाइज हम अलग हैं। ये कंपनी के ज्यादा नजदीक, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर किसी टर्म किसी बात के बारे में यहां नहीं डिफाइन किया गया तो जो कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है वही कहां मानेंगे, LLP में। जो पार्टनरशिप में डिफाइन किया गया है वो वाला नहीं माना जाएगा, जो कंपनीज वाला माना गया है वो वाला माना जाएगा। इसका मतलब एक्ट ये मानता है कि ये पार्टनरशिप से अलग है, ये कंपनी के नजदीक है, ये कंपनी का छोटा भाई है, पार्टनरशिप का भाई भाई ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि लीगल है ना, सेपरेट एग्जिस्टेंस है ना। तो सेक्शन 1 ध्यान रहेगा बच्चों को। आज की क्लास यही खत्म होती है। सेक्शन 1 क्या था? टाइटल, कब लागू हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब था। नंबर 2 LLP क्या है, एग्रीमेंट क्या है। नंबर 3 इसके फीचर्स बताए गए, बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है, अपना एक एग्जिस्टेंस है, आर्टिफिशियल पर्सन है। और नंबर 4 पार्टनरशिप एक्ट इसके ऊपर लागू नहीं। बस इतना ही आज के लिए काफी है। मेन जो काम है अभी शुरू नहीं हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स, डिजाइनेटेड पार्टनर्स, इनकॉर्पोरेशन, अकाउंट और भी बहुत सारी बातें हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद कल 3 बजे। डर गए कई बच्चे तो डर गए, ब्रेक दे रहा है क्या? ठीक है, हाँ, कल 8 बजे पढ़ेंगे हम लोग फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। थैंक यू।